ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग सिविल सर्विस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और इन्हें पढ़ा करिएगा। आप लोग जितने अधिक से अधिक एडिटोरियल हुआ करें, पढ़ा करिएगा। और एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। भारत भी बदलती अपनी तिब्बत नीति। एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो वर्तमान में आप लोग चाइना देख रहे हैं ना, ये आप देखिए, यहाँ तिब्बत हुआ करता था पहले। बाद में आप देखते हैं कि चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था। देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। तो उसी क्षेत्र की बात हो रही है, तो इस पर जरूर हम लोग बातें कर लेते हैं। तो अमेरिकी संसद द्वारा पारित तिब्बत और चीन से जुड़ा नया विधेयक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तिब्बत के मुद्दे को एक नई एवं सार्थक दिशा दे सकता है। तिब्बत चीन विवाद को सुलझाने के लिए प्रोत्साहन संबंधी कानून 2024 पर अब केवल अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने शेष हैं। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस पर पूरी तरह अमल करना भावी अमेरिकी प्रशासन के लिए कानूनी बाध्यता बन जाएगा। यह कानून भले ही तिब्बत के निर्वासित शासक दलाई लामा और चीन सरकार की बातचीत के जरिए परस्पर विवाद सुलझाने में सहयोग करने वाले एक दोस्ताना कदम जैसा लगता हो, लेकिन इसकी भाषा से समझ में आता है कि यह तिब्बत को 73 साल से चले आ रहे चीनी उपनिवेशवादी कब्जे से मुक्ति दिलाने के अभियान की घोषणा है। और अमेरिका की इस नई पहल में भारत जैसे उन एशियाई देशों के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खोलने के आसार बनते दिख रहे हैं, जिनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वभौमिक हितों पर तिब्बत पर चीनी अवैध कब्जे के बाद खतरे बढ़े हैं। जैसे हमारा हिस्सा देख लीजिए, लद्दाख से हमारी सीमा लगती ही ना भैया। हमारी आप देखते हैं कि सिक्किम से सीमा लगती ही ना। अगर तिब्बत आजाद होता तो चाइना से हमारा विवाद कहाँ होता। और आज आप देखिए, वो और अंदर चला आ रहा है। अमेरिका की राजनीति में भले ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दो फाड़ हों, मगर उक्त कानून पर दोनों दलों में सर्वसम्मति का भाव है। और इसलिए दोनों दलों के सांसद दलाई लामा से मिलने आ रहे हैं। और इस कानून में तिब्बत को लेकर बेहद आक्रामक नीति अपनाने वाले राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रवैये को चुनौती दी गई है। तिब्बत को चीन का अविभाज्य अंग बताने और उससे जुड़े हर सवाल को चीन का आंतरिक विषय कहने, तिब्बत की चर्चा मात्र पर आंखें तरेरने वाले एवं तिब्बत और अपनी वन चाइना पॉलिसी को लेकर अति आग्रही जिनपिंग की इससे जुड़ी नीतियों को नए कानून में अमान्य ठहराया गया है। और इसमें चीन के हर उस दावे को झूठा घोषित किया गया है और जिन्हें पिछले 40 साल से चीन सरकार दलाई लामा के साथ वार्ता की मूलभूत शर्तों के रूप में पेश करती आई है। और इसमें स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि तिब्बत एक कब्जाया हुआ देश है और वह इतिहास में कभी चीन का हिस्सा नहीं रहा है। चीन सरकार तिब्बत को निर्वासित सरकार के साथ बातचीत में तिब्बत की परिभाषा को मात्र तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र टार तक सीमित मानती है, जबकि आप देखिए अमेरिकी कानून तिब्बत के दायरे में उसके खम एवं आमदों प्रांतों के उन हिस्सों को भी शामिल किया गया है और जिन्हें तिब्बत को कब्जाने के बाद उन्हें तिब्बत से काटकर यूनान, सिचुआन, चिंगहाई और गांसू जैसे सीमावर्ती चीनी प्रांतों में मिला दिया गया है। और नए कानून में धर्मशाला बीजिंग की प्रस्तावित शांति वार्ताओं में तिब्बत की ओर से न केवल दलाई लामा और उनके प्रतिनिधियों को भाग लेने का अधिकारी माना गया है, बल्कि अब धर्मशाला में तिब्बती जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि को भी इसमें शामिल करके केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को तिब्बती सरकार जैसी परोक्ष मान्यता भी दी गई है। दलाई लामा के अगले अवतार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का क्षेत्राधिकार घोषित करने पर तुले हुए जिनपिंग के जले पर नमक छिड़कते हुए उक्त कानून में स्पष्ट कहा गया है कि दलाई लामा या अन्य अवतारी लामाओं की खोज करके उनकी नियुक्ति तथा शिक्षा दीक्षा का एकमात्र अधिकार दलाई लामा और तिब्बती समुदाय का है। और यदि इस मामले में चीन का कोई हस्तक्षेप पाया गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति और संबंधित अमेरिकी एजेंसियों की यह कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसे सभी चीनी अधिकारियों पर जरूरी प्रतिबंध लगाएं। यह कानून अमेरिकी सरकार को तिब्बत के मामले में चीन के प्रत्येक दुष्प्रचार का जवाब देने और तिब्बत के समर्थन में वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संगठन बनाने का भी निर्देश देता है।
तिब्बत को लेकर अमेरिकी सरकार द्वारा एकाएक नहीं जागी। तिब्बत के समर्थन में अमेरिकी संसद दर्जनों बार कई कानून और प्रशासनिक आदेश पारित कर चुके हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में तिब्बत के समर्थन में आप देखें 1959, 1961, 1965 के दौरान प्रस्ताव पारित कराने में अमेरिका ने शुरुआती प्रयास किए थे, लेकिन फिर चीन के साथ गलवाहियों बढ़ाने के चलते तिब्बत का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। और देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नए अमेरिकी कानून के कुछ प्रावधान भारत, नेपाल, भूटान और अन्य एशियाई देशों को चीन की दादागिरी से राहत दिलाने की राह दिखाने वाले हैं। और आप देखते हैं कि इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा दलाई लामा के अगले अवतार पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार को चुनौती। इन तीनों देशों के समक्ष एक खतरा यह है कि अगर चीन सरकार अगले दलाई लामा और अन्य अवतारी लामाओं पर अपने नियंत्रण में सफल हो गई तो आप देखेंगे कि तिब्बती बौद्ध प्रभाव वाले पूरे हिमालयी क्षेत्र में चीनी दखल बढ़ जाएगा और इससे वहां चीन के लिए उथल पुथल बढ़ाने का रास्ता खुल जाएगा। और तिब्बत चीन विवाद में धर्मशाला के निर्वासित तिब्बती प्रशासन को अमेरिकी मान्यता से इन देशों को तसल्ली मिल जाएगी कि वर्तमान में दलाई लामा के बाद चीन को तिब्बत में पूरी मनमानी करने और इन देशों की बौद्ध क्षेत्रों पर आक्रामकता बढ़ाने की छूट नहीं मिल पाएगी। और तिब्बत को लेकर आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक लामबंदी की पहल से भी इन एशियाई देशों और विशेष रूप से भारत को एक ऐसा शक्तिशाली मंच उपलब्ध होगा जहां से वह चीनी दबंगई को चुनौती दे पाएगा। भारत को भी अब तिब्बत पर अपनी नीति बदलनी होगी। चीनी आक्रामकता के शिकार भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तिब्बत के सवाल को धार देनी होगी। और भारत के लिए नया अमेरिकी कानून ऐसा अवसर सिद्ध हो सकता है कि जिसकी कमी उसे पिछले 70 वर्षों से खटकती आ रही थी। आज भारत को भली भांति समझ में आ चुका है कि वह हिमालयी क्षेत्र में चीनी दादागिरी का केवल इसलिए शिकार हो रहा है क्योंकि तिब्बत पर कब्जा जमाने के बाद चीनी सेनाएं भारत की सीमा तक आ पहुंची हैं। चीन अभी तिब्बत को अपना छावनी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में यदि अमेरिका की पहल पर तिब्बत को चीन से मुक्ति मिल जाती है तो न केवल भारत बल्कि नेपाल, भूटान की भी चीन की दादागिरी से मुक्त हो जाएंगे। लेखक सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं विजय क्रांति, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए हमारे देश में भी ये मांग उठती रहती है कि हमें तिब्बत पर बोलना चाहिए, हमें ताइवान पर बोलना चाहिए, क्योंकि चाइना अगर हमारे क्षेत्रों पर बोल रहा है, कुछ कमेंट कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है, तो हमें भी तो बोलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। इस सरकार के सामने परीक्षा की घड़ी। तो आखिरकार आप देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यह स्वीकार करना पड़ा कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुई पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी में कुछ गड़बड़ी हुई है। यानी कि आप देखिए अभी तक जो छात्र आवाज उठा रहे थे उन्हें कहा जा रहा था एजेंसी की तरफ से कुछ नहीं हुआ है, शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कुछ नहीं हुआ है। इसी तरह का मामला आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, जब यूपी कांस्टेबल और आरओ का पेपर लीक हुआ, उसमें धोखाधड़ी हुई, तो आयोग की तरफ से कह दिया गया ऐसा कुछ नहीं हुआ, सरकार की तरफ से कह दिया गया कुछ नहीं हुआ, फिर छात्रों को आंदोलन करना पड़ा और सबूत देने पड़े। उसके बाद आप देखते हैं कि पेपर रद्द हुआ था। तो सरकार तो मानने वाली है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, आपने देखा होगा पटवारी के पेपर में धांधली हुई थी, ये सबूत सामने आए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, नियुक्ति हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया। और आप देखिए फिलहाल गड़बड़ी की व्यापकता का पता चलना शेष है, लेकिन नीट में अनियमितता का मामला की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और 2017 में इस एजेंसी का गठन इसलिए हुआ था कि देश भर में मेडिकल इंजीनियरिंग, कानून तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाओं को इस तरह व्यवस्थागत किया जाए कि उनमें गड़बड़ी की आशंका न रहे। लाखों करोड़ों युवा अपनी मेधा के बूते आगे बढ़े। हमारे देश में जिस तरह अनैतिकता फैल चुकी है, उसे देखते हुए साफ सुथरी प्रवेश या फिर प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन एक बड़ी चुनौती बन गया है। और देश के ज्यादातर राज्यों में स्कूली स्तर से लेकर विश्वविद्यालय के शोध पत्रों तक में नकल के मामले खुलेआम सामने आते हैं। यानी कि जिस एजेंसी का गठन ही इसीलिए किया गया था कि आगे सब बढ़िया रहे, कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई गड़बड़ी की खबरें ना, ईमानदारी से पेपर हो,
और बच्चों का भरोसा बना रहे, वही आप देखते हैं कि संदेह के घेरे में बनी हुई है। मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए देश के 20 लाख से अधिक युवा रात दिन मेहनत करके तैयारी करते हैं। कई बार पढ़ाई के तनाव में डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं और कुछ आत्महत्या तक कर लेते हैं। और इस तरह की खबरें आए दिन हम पढ़ने को मिलती हैं। इस दौरान उनके अभिभावक भी कई समस्याओं से गुजरते हैं, विशेषकर गरीब अभिभावक। अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए वे एक यकीन के साथ उनके समर्थन में खड़े रहते हैं। ऐसे में जब पेपर लीक होने या फिर आप देखिए परिणाम परिणाम में धांधली की कोई खबर आती है, तो आप देखते हैं कि उन्हें कितनी गहरी निराशा और पीड़ा होती होगी, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। इस बार नीट यूजी में कहीं केंद्र बदले गए, कहीं समय का ध्यान नहीं रखा गया और अंत में पेपर लीक होने की भी बात सामने आई और इसी के साथ ग्रेस मार्क्स देने का मामला भी सामने आया। यह किसी के लिए समझना कठिन था कि ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए। जब एनटीए ग्रेस मार्क्स देने के अपने तर्कों का बचाव नहीं कर सका तो फिर उन्हें रद्द कर दिया गया। अब सोचिए, पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करना, फिर गलती आपकी पकड़ी जाए और आपको सबूत के साथ रख दी जाए, तो आप फिर ग्रेस नंबर जो दिए गए थे वो रद्द कर दें, सफाई ना दे पाए कि किस कारण ये दिए हुए थे। गजब का है। और देश में वर्षों से प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। इनमें शामिल लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनके बाद क्या होता है। क्या उनको ऐसी सजा मिलती है कि जो एक नजीर बन सके? और सिर्फ परीक्षा कराने में शामिल एजेंसियों का लाइसेंस रद्द करना या फिर सरकारी कर्मचारियों को निलंबित करना ही पर्याप्त नहीं है। वे तो इस धंधे में संलिप्त होकर पहले ही करोड़ों रुपए कमा चुके होते हैं और छोटे मोटे दंड के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहते हैं होंगे। उनका गिरफ्तार करके उन्हें जेल में बंद कर उनके साथ अपराधियों की तरह पेश आना चाहिए। और आप देखिए, भली हमारे लिबरल और उनके पोषक प्रोत्साहक कुछ भी कहते रहें, इस बात की पुख्ता ग्रामीण प्रमाण है कि देश में कुछ गिरोह दशकों से इसी काम में लगे हुए हैं और वे भी कभी पुलिस, कभी शिक्षक, क्लर्क आदि की भर्ती के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के लिए सक्रिय होते हैं, तो कभी आप देखिए अन्य संस्थाओं में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में। हर परीक्षा उनके लिए भ्रष्टाचार और बेईमानी का एक मौका है। ऐसा नहीं है कि सरकार इस समस्या से अनजान है और हाथ पर हाथ धरे बैठी है। और पिछले दिनों सरकार की इस तरफ परीक्षाओं में कदाचार को लेकर खूब चर्चा हुई। इसे रोकने और परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए संसद में एक बिल भी लाने की तैयारी चल रही है और अब इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसी खबरों से पूरे देश का मनोबल टूट जाता है। हारकर मेधावी युवा डॉक्टरी से लेकर इंजीनियरिंग और अन्य विषयों की शिक्षा के लिए भी विदेश की तरफ देखने को मजबूर हो रहे हैं। हर साल देश के 10 से 12 लाख बच्चों का विदेश में शिक्षा के लिए पलायन हमारे लिए चेतावनी है और इससे न सिर्फ देश का बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है, बल्कि प्रतिभाओं से भी हम हाथ धो रहे हैं। चंद्रमा से लेकर सूर्य मिशन तक संचालित करने वाले हमारे देश के बिना किसी गड़बड़ी की परीक्षाएं कराना असंभव नहीं होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी हर साल आप देखेंगे कि करीब 12 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित कराता है। रेलवे ने तो एक करोड़ परीक्षार्थियों की परीक्षा ली है। आखिर एनटीए इनसे सबक क्यों नहीं सीखता है? और एक सवाल ये भी है कि क्या देश की हर समस्या का समाधान न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट ही निकालेगा? सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। जब नीट यूजी में हुई गड़बड़ी को लेकर लोगों ने शिकायत की तो कार्यपालिका और उसकी संस्थाओं ने पहले चुप्पी क्यों साध ली? राहत के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? और हर मामले में अगर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो जो मामले लंबित पड़े हुए हैं उनकी संख्या और बढ़ने लगेगी। इसमें दो राय नहीं है कि मोदी सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में सख्ती से कार्यपालिका और नौकरशाही को दुरुस्त करना होगा। क्या शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी संस्थाओं की शोभा बढ़ाने और वेतन एवं पेंशन आदि सुविधाओं की हकदारी के लिए ही है? सरकार को चाहिए कि वह इन नकली सेवकों को भी कुछ सबक सिखाए। यदि नौकरशाही ठीक से काम करे तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हर क्षेत्र में व्यवस्थागत सुधार ना हो सके। लेकिन आप देखते हैं कि उससे पहले राजनीतिक सत्ता को भी अपने चाल चलन को बदलना होगा। नीट यूजी में गड़बड़ी को मोदी सरकार को एक खतरे की घंटी के रूप में लेने की जरूरत है। इस सरकार की प्रतिष्ठा बड़े और ठोस शिक्षा सुधारों से ही वापस लौट सकती। ऐसे सुधारों में अब विलंब नहीं किया जाना चाहिए। भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे लेखक शिक्षाविद और इनका नाम है प्रेमपाल शर्मा, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। एक बात आप लोग खुद सोच के देखिए, इसमें जो लोग शामिल रहते हैं ना, इनका बड़ा गिरोह रहता है और इसमें आप देखिए अधिकारी कर्मचारी से लेकर और आप देखते हैं कि नेता भी शामिल रहते हैं।
और आप देखते हैं कि अगर 2-4 हज़ार करोड़ मिल रहे हैं, उसमें से अगर उन्हें 5 महीने 6 महीने जेल काटनी पड़ जाए तो कौन सी बड़ी बात रहेगी उनके लिए? कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और इसीलिए आप देखते हैं कि वो आसानी से शामिल हो जाते हैं और बच भी निकलते हैं। कम से कम कोई इस तरह की सजा उन्हें मिले कि कोई इसके बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांप जाए, तब कोई वो सजा कहलाएगी। और बच्चों का अगर भरोसा जोर होता है, मनोबल कमजोर होता है, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है फिलहाल कि हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। परिवार को इस तरह से आप देखें कि सस्ती पढ़ाई लिखाई तो है नहीं है, शिक्षा सस्ती तो नहीं है, कोटा जाना, कोटा रहकर तैयारी करने आम बात तो नहीं है। अगर उन्हें भरोसा हो जाए कि धांधली हो जाएगी, हो जाएगा, उनका मनोबल टूट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर शिक्षा का। तो एजेंसी को और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा अच्छे से देना चाहिए, कायदे से देना चाहिए। समर्पण भाव, एक कॉलम भी बड़ा अच्छा लिखा जाता है। तो व्यक्ति अपने इष्ट, आराध्य गुरु और किसी महापुरुष के समक्ष पूर्ण समर्पित होकर प्रणाम करता है तो उसमें लोभ, मोह, अहंकार, कामना और तृष्णा का त्याग भाव दृष्टिगोचर होता है। और कर्ता के समर्पण भाव से ही उसमें विनम्रता, शिष्टता, प्रेम, सद्भाव, सज्जनता, उदारता, पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता, दिव्यता की धारा बहती है। और समर्पण का अभाव उद्दंडता, दुष्टता, अशिष्टता का प्रतीक है। और जो मानव की संतता और सज्जनता में दीमक लगाकर उसके स्वभाव को खोखला, प्राणहीन, शक्तिहीन एवं पतित बना देता है। और इन नैतिक गुणों के अभाव में मानव जीवन धरती पर भार बन जाता है। क्या बन जाता है? भार बन जाता है। और जब आप देखते हैं कि बूंद तालाब, नदी, समुद्र में स्वयं को समर्पित करती है तो वह बूंद नहीं रहती है, वह अपना अस्तित्व को मिटाकर तालाब, नदी, समुद्र की विशालता, महानता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब पतंग स्वयं को अपने स्वामी के हाथों में समर्पित करती है तो वह गगन में उड़ान भरती है। और एक कठपुतली जब स्वयं को बाजीगर के हाथ में समर्पित करती है तो वह मात्र काठ का खिलौना नहीं रहती है, बल्कि मनुष्य की तरह तमाशा दिखाने लगती है। और जब शिष्य स्वयं को गुरु को समर्पित करता है तो उसके जीवन में दिव्यता का संचार होता है। वह नरेंद्र से विवेकानंद, एक सिपाही से छत्रपति शिवाजी, विद्रोही से रत्नाकर, अंगुलीमाल से बौद्ध भिक्षु बनकर धर्म संस्कृति की पताका फहराने लगता है। एक नन्हा बीज जब खुद को धरती को समर्पित करता है तो वह उत्तरोत्तर विकसित होकर विशाल वटवृक्ष बनकर असंख्यों को छाया, हवा और ईंधन प्रदान करता है। और इस प्रकार समर्पण करते ही समर्थ की समस्त शक्तियों और गुणों का संचार उसमें होने लगता है। फिर नरक से स्वर्ग, त्वच से महान, बूंद से सागर, राई से पर्वत के बनने की यात्रा आरंभ हो जाती है। और महानता के पथ पर अग्रसर होने के लिए यही समर्पण भाव सहायक सिद्ध होता है। और मृण्मय से आप देखिए चिन्मय बनने की भी यात्रा समर्पण के भाव ही के बाद ही आरंभ होती है। पढ़ा करिएगा। और मैं तो हमेशा आप लोगों से कहता रहता हूँ कि अपने आप को हर हाल में विनम्र रखिए, इंसान बना के रखिए। ईवीएम पर बेतुकी बातें। और आप देखिए खुद 99 सीटों के साथ सहयोगी दलों संग 232 सीटें जीतने वाली कांग्रेस जिस तरह ईवीएम पर हमलावर है, वह केवल दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है बल्कि शरारतपूर्ण भी है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए ईवीएम पर हमारे देश में हमेशा सवाल उठते रहे हैं। जब आप देखिए बीजेपी विपक्ष में थी तो देश भर में ईवीएम पर बीजेपी ने भी आप देखते हैं कि रैलियां निकाली थी, पर्चे बांटे थे। और एक आपको मालूम है, अब आप देखिए तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत गई, तब ईवीएम खराब नहीं है। या आप देखिए जो सत्ता पक्ष के राज्य हैं, जैसे ममता बनर्जी आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में जीत गई, तब ईवीएम उनके लिए खराब नहीं है। अगर वो लोकसभा में हार जाती हैं या विधानसभा में बुरी तरह से हार जाती हैं तो उनके लिए ईवीएम गलत हो जाती। ईवीएम के खिलाफ नए सिरे से जो अभियान छेड़ा गया है उसका उद्देश्य केवल इस मशीन को अविश्वसनीय करार देना ही नहीं बल्कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की साख को गिराना भी है। यह सब जानकर किया जा रहा है ताकि चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार को भी बदनाम किया जा सके। यदि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव होती तो विपक्षी दल भाजपा को 240 सीटों पर सीमित करने में सफल नहीं हुए होते। और ईवीएम के खिलाफ ताजा अभियान अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की इस टिप्पणी से शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है। हालांकि उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी ईवीएम के संदर्भ में थी, लेकिन उसे भारत की ईवीएम के संदर्भ में मान लिया गया था।
वह एक बड़े कारोबारी और तकनीक के जानकार हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह दुनिया की हर मशीन मशीन एक तरह से मशीन के ज्ञाता हैं। उनका यह भी दावा है कि ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है जिसे हैक नहीं किया जा सकता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर को हैक किया जा सकता है? क्या उनकी टेस्ला कार भी हैकिंग का शिकार हो सकती है? कोई कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, उसे जिस चीज की समझ ना हो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और ईवीएम के खिलाफ दिए जा रहे तर्क इसलिए निराधार हैं और हास्यास्पद हैं क्योंकि यदि उसे हैक किया जाना संभव होता तो कम से कम आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर महज 16,000 वोटों से नहीं हारते, ना ही भाजपा अयोध्या अमेठी जैसी सीटें अपने हाथ से जाने देती। ईवीएम को बदनाम करने के लिए एक तर्क यह भी दिया जाता रहा है कि उसे मोबाइल फोन के जरिए ओटीटी भी हासिल करके हैक किया जा सकता है। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है, क्योंकि ईवीएम के संचालन में ओटीटी का कोई काम ही नहीं है। चूंकि ईवीएम इंटरनेट आधारित नहीं है और इसलिए भी उसे हैक करने का सवाल नहीं उठता है, लेकिन यह उन्हें नहीं समझ में आएगा जो अंधविरोध से ग्रस्त हैं। और सबसे शर्मनाक यह है कि ईवीएम के खिलाफ अभियान में वह कांग्रेस सबसे आगे है, जिसके शासनकाल में ही इस मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ और जिसने ईवीएम के जरिए ही कई चुनाव भी जीते। ईवीएम के खिलाफ बेतुकी बातें इस आधार पर की जा रही हैं कि महाराष्ट्र में सिंधी गुटवाली शिवसेना का एक प्रत्याशी बहुत कम वोटों से चुनाव जीत गया। इस प्रत्याशी की जीत के बहाने ईवीएम को बदनाम करने वालों को यह पता होना चाहिए कि लोकसभा की 21 सीटें ऐसी रही हैं जहां हार और जीत का अंतर 10,000 या उससे कम रहा है। इन सीटों में से अधिकांश पर विपक्षी दलों के उम्मीदवार जीते हैं। और देखिए, मैं कहता हूं ना कि वो नेता चोर चोर मौसेरे भाई जैसा हाल है उनका, वो सब एक ही है। और आप देखते हैं वो जब सत्ता में होते हैं तो उनके लिए वो सब चीज़ें अच्छी लगने लगती है, और जब वो विपक्ष में रहते हैं तो उनके लिए वो सब चीज़ें खराब होने लगती हैं। ये आप सभी समझा करिएगा। और चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल यही करता है। और ईवीएम पर कई बार आप देखते हैं कि जो धांधली की बात करते हैं, हैक करने की बात करते हैं, चुनाव आयोग ने उन्हें बुलाया भी है कि आइए आप हैक करके दिखाइए, लेकिन कोई नहीं गया। मानसून का इंतजार। झारखंड में अभी भी कृषि के लिए मानसून का इंतजार करने की परंपरा है, और खासकर आप देखिए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में चले जाइए। आजादी के इतने वर्षों बाद भी संसाधनों को बढ़ाने के लिए नियमित प्रयासों के बीच मानसून पर हमारा आश्रित होना कई मायनों में कृषि से संबंधित तैयारियों पर सवाल उठाता है। कई बार मौसम की बेरुखी के कारण खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता है और इससे वर्षा आधारित खेती को नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन इस तमाम बातों के बीच सवाल उठ रहा है कि अभी तक प्रदेश में खेतों तक पानी पहुंचाने की संरचनाएं तैयार क्यों नहीं हो सकी। और सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 50 से भी अधिक वर्षों में सरकारों ने लगातार इस पर फोकस भी किया है और इस पर अरबों रुपए खर्च भी हुए। संयुक्त बिहार के समय से ही झारखंड में खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। कोयल कारो नदी परियोजना से लेकर कई चेक डैमों के निर्माण के पीछे की मंशा कहीं ना कहीं यही रही, परंतु शासन प्रशासन इसमें अब तक असफल रहा है। और इसी बीच पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दिशा में काम किया गया है और जिसका लाभ भी किसानों को मिलना शुरू हो गया है। और इन क्षेत्रों में किसान अब खेती की शुरुआत के लिए मानसून पर निर्भर नहीं है। बिहार के भी कई क्षेत्रों में हालात सुधरे हैं, लेकिन झारखंड में व्यवस्था अभी भी मानसून पर निर्भर है। हालांकि झारखंड में भी 10 लाख कूप सिंचाई के लिए तालाब निर्माण, चेक डैम की परियोजनाओं पर काम किया गया है, परंतु योजनाओं में खामियों के कारण खेतों तक पानी पहुंचाने में सरकारी तंत्र फैल रहा है और इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। एक ग्लोबल हुआ नमस्ते। G7 में आप लोगों ने देखा होगा ना, मिलोनी को वो नमस्ते कर रही थी हाथ जोड़ के। तो बीते दिन इटली में हुए G7 सम्मेलन में अभिवादन के लिए नमस्ते की मुद्रा में जुड़े हाथ भारतीय संस्कृति की विशेष आभा बिखेरते दिखे। G7 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान जैसे देशों का समूह है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और ज्ञात तो हो कि इसमें आप देखिए इस सम्मेलन में कई साझी चिंताओं पर विमर्श किया जाता है। ज्ञात हो कि भारत एक अतिथि देश के तौर पर इस सम्मेलन का हिस्सा बनता है। इसमें भारत शामिल नहीं है, याद रखिएगा, मेंबर में, सदस्यों में। इस वर्ष भारत 11वीं बार G7 सम्मेलन में एक अतिथि देश के तौर पर शामिल हुआ था और इस बार सम्मेलन में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा भारतीय परंपरा के अनुसार नमस्ते कर मेहमानों का स्वागत करने का वीडियो दुनिया भर में छा गया। इसके बाद हर ओर भारतीय संस्कृति और परंपरा के रंगों की भी चर्चा होने लगी है।
और वस्तुतः भारतीय जीवन शैली और संस्कृति से जुड़े रंग अब दुनिया भर में सम्मान और सहजता से अपनाए जा रहे हैं। हिंदी भाषा, योग, परंपरा, खान पान, वैचारिक भाव, बोध तक बहुत कुछ दुनिया के हर हिस्से में सराहा जा रहा है। इस सूची में अभिवादन का अंदाज नमस्ते भी ग्लोबल हो चला है। हाथ जोड़कर आप देखिए अभिवादन करने की इस तरीके को योग ने भी खूब विस्तार दिया है और सही ढंग से नमस्ते करने से हृदय चक्र सक्रिय होता है। असल में झुकने की क्रिया योग संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। यह मुद्रा शारीरिक विन्यास में ही नहीं, मन से भी सम्मान देने और विनम्र रहने का भाव से जुड़ी है। नमस्ते संस्कृत भाषा का शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है आपको प्रणाम करना या मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दोनों हाथों को जोड़ सम्मान के साथ अभिवादन के रूप में इस मुद्रा का उपयोग किया जाता है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किए गए नमस्ते का अर्थ भारतीय संस्कृति में एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन और विनम्रता प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले शब्द के रूप में बताया गया है। और ज्ञात हो कि कोरोना के दौरान भी भेंट या फिर विदा के समय हाथ जोड़कर अभिवादन करने की इस परंपरा की खूब चर्चा हुई। संक्रमण से बचाव के लिए हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करने का परंपरागत तरीका ज्यादा उचित माना गया था। और देखा जाए तो शिष्टाचार का यह सुंदर तरीका असल में मानवीय भावभूत का सार्थक अंदाज भी है। नमस्ते का अर्थ सामने वाले इंसान के मानवीय स्वरूप को नमन करने से भी जुड़ा है। वैश्विक स्तर पर आप देखिए संघर्ष, हिंसा और सहजता के विस्तार पाती परिस्थितियों में यह आवश्यक हो चला है कि विनम्रता और सहजता का भाव पोषित हो। मानवीय मूल्यों से जोड़ने वाली अभिवादन की यह मुद्रा हमारे मन जीवन में ऐसे सार्थक भाव की उपस्थिति बनाए रखने में मददगार बन सकती है। चलिए, ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ करे तो देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां उपलब्ध करवा दी जाती है। एक कार्बन उत्सर्जन में कटौती का प्रयास, इस तरह के एडिटोरियल होना चाहिए। ये आप देखेंगे जब आंसर राइटिंग करेंगे आप लोग, वहाँ मदद मिलेगी। प्रीलिम्स में भी आपको मदद मिलेगी, निबंध में भी आप लोगों को यहाँ से बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। तो बढ़ते वैश्विक पर्यावरण संकट जैसी वैश्विक ताप वृद्धि, जलवायु परिवर्तन आदि के काफी नकारात्मक परिणाम दैनिक तौर पर परिलक्षित होने लगे हैं और इसके परिणाम दिखने लगे हैं बहुत आसानी से। पहले किसी ने सोचा था कि हम पेड़ काट रहे हैं, उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा, आज समझ में आ रहा है। परंतु भारत सरकार एवं संबंधित उनकी अनेक संस्थाएं इस दिशा में काफी सकारात्मक कार्य भी कर रही हैं। हाल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मध्य दिल्ली स्थित मुख्यालय भवन को कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेट दिया गया है। मेट्रो भवन को यह प्रमाण पत्र कार्बन मार्केट की दुनिया में विश्व की अग्रिम सत्यापन एवं मान्यता प्रदान करने वाली एक संस्था द्वारा प्रदान किया गया है। और इससे आप देखिए पूर्व नोएडा स्थित DMRC की स्टाफ क्वार्टर को कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेट दिया गया था। और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मेट्रो भवन को मिला यह सर्टिफिकेट सार्वजनिक जवाबदेही मानक 2060 के अनुरूप किए गए कार्यों का ही परिणाम है। और उल्लेखनीय है कि PAS 2060 मानक कार्बन न्यूट्रलिटी को दर्शाने के लिए 4 स्तरीय प्रक्रिया का एक दिशा निर्देश है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने एवं नियंत्रण के लिए व्यवहार में ऐसे बदलाव को प्रोत्साहित करना जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम कर सके। अब आप देखिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो सरकार की तरफ से जो संस्थाएं की जा रही हैं, जो एक तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, तो इनका उदाहरण वहां आप देख सकते हैं। जो आप देखते हैं कि इसे ग्रीन सर्टिफिकेट मिला है ना, तो उसका भी उल्लेख वहां आप कर सकते हैं। कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेट दिया गया है, तो किसे दिया गया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मध्य दिल्ली स्थित मुख्यालय भवन को। तो इसका नाम आप बता सकते हैं। कार्बन तटस्थता, कोई भी संस्था, कंपनी, राज्य या फिर देश कार्बन तटस्थ न्यूट्रल तब बनता है जब वह अपने कार्यकलापों के माध्यम से वातावरण में छोड़े गए कुल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अपने कार्बन निम्नीकरण की दिशा में किए गए सकारात्मक कार्यों के द्वारा वातावरण से अवशोषित या हटाई गई मात्रा के साथ संतुलन में रहता है। इसकी ये परिभाषा हो गई कार्बन तटस्थता की। और सामान्यतः एक ऐसी स्थिति है जिसमें उत्सर्जन की भरपाई वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैस के अवशोषण एवं निष्कासन के द्वारा की जाती है, जैसे कि वन क्षेत्र को बढ़ाकर अवशोषण एवं निष्कासन के लिए विभिन्न तकनीकों के माध्यम से कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाता है। और इस दिशा में दिल्ली मेट्रो मुख्यालय भवन ने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान, वर्षा जल संचयन की समुचित व्यवस्था
बागवानी के लिए उपचारित अवशिष्टों का उपयोग, जैविक अपशिष्ट, इन्वर्टर एवं अन्य विभिन्न आयामों पर सकारात्मक कार्य किया है। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में नवीनीकरण की दृष्टि से भवनों की छतों पर सौर, फोटोवोल्टिक पीवी संयंत्र और ऊर्जा मीटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है, जिससे भवनों की ऊर्जा खपत में से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भारी कमी आई है। ये सभी प्रयास दिल्ली मेट्रो के सस्टेनेबल शहरी परिवहन के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में भी काफी उल्लेखनीय है। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन एवं पर्यावरण, तो आप देखेंगे कि वैश्विक तापमान वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए खतरे का सबब बन रही है, और जिसके पीछे मौलिक तौर पर ग्रीन हाउस गैस का बढ़ता उत्सर्जन एक प्रमुख कारण है। हालिया आंकड़ों के अनुसार आप देखिए 2022 में विश्व के सभी देशों ने मिलकर 57.4 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया है, और जो वर्ष 2021 के तुलना में 1.2% ज्यादा था। वही कोरोना काल में वैश्विक उत्सर्जन में काफी कमी आई थी, परंतु पुनः ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन खतरनाक स्तर को पार कर गया है। और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में अग्रणी योगदान चीन एवं अमेरिका का है। वहीं प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में भारत का स्थान 12वां है, और भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन लगभग 2.4 टन था, जो वैश्विक स्तर पर 6.3 टन की तुलना में काफी कम है, परंतु इस दिशा में और भी सुधार की आवश्यकता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, और जिसमें आप देखिए CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर में पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से क्रमशः 150%, 264%, 124% से अधिक की वृद्धि हुई है। वहीं वैश्विक तापमान वृद्धि में CO2 की भूमिका 64 से अधिक है। और देखिए WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि के पीछे मूल रूप से उद्योग जगत से लेकर परिवहन एवं विनिर्माण आदि क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन का अभी भी व्यापक पैमाने पर उपयोग होने वाला उपयोग, बड़े स्तर पर वन क्षेत्रों का क्षय, भूमि उपयोग एवं कृषि पद्धति में बदलाव, बेहद स्तर पर हो रहा शहरीकरण एवं जनसंख्या वृद्धि, अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन, विशेष रूप से लैंडफिल साइट जो भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं, ये सभी प्रमुख कारक हैं इसमें। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, तो ग्रीन हाउस गैस के विभिन्न विपरीत प्रभाव की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सकारात्मक प्रयास किए गए। और आप देखते हैं कि इस दिशा में 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य निर्धारित किया गया था। फिर 2015 का पेरिस समझौता, जिसमें जलवायु परिवर्तन एवं उसके विभिन्न नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए काफी कदम उठाए गए। COP26 हो गया, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को मुखरता के साथ रखा गया। एवं COP28 जलवायु सम्मेलन 2023, जिसमें वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं को 3 गुना करने और ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को दोगुना करने का आह्वान आदि प्रमुख उपाय हैं। वहीं भारत सरकार के सार्थक प्रयास ने अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन की स्थापना की, जिसका मूल लक्ष्य सौर ऊर्जा पर निर्भरता को बढ़ाना है, ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके। अब देखिए, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात कर लीजिए, प्रदूषण की बात कर लीजिए, तापमान बढ़ने की बात कर लीजिए, किन कारणों से बन रहा है, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, किस किस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, भारत सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उनके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये सब आप लोगों को लिखना है। उसमें अपनी तरफ से कुछ सुझाव हो सकते हैं, उस पर भी आपको बातें करनी है। इनके अलावा भारत सरकार ने अपने स्तर पर अनेक ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जिनके माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में विविध प्रकार के नवाचारों को प्रोत्साहन किया जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे नवाचारों को निचले स्तर पर पहुंचाया जाए, ताकि इसका अधिकतम उपयोग सुगमता से संभव हो सके। जन जागरूकता से ही संभव सकारात्मक परिवर्तन। तो मैं तो कहता हूं कि हमें आपको भी शामिल होना चाहिए। सरकार ही केवल सब कुछ नहीं कर सकती है, हमें भी ध्यान देना चाहिए। पेड़ काटने में, बर्बादी में, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में हमारा भी बराबर योगदान है। भारत में शिक्षा जगत में कार्बन न्यूट्रलिटी के प्रति सकारात्मक बदलाव काफी कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि यह केंद्रीय, राज्य, डीम्ड एवं निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 1000 से अधिक है। वहीं देश भर में 45,000 से अधिक कॉलेज, जबकि अनेक प्रकार के शिक्षण संस्थानों की संख्या 12,000 से ज्यादा है। भारत सरकार के उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन लगभग 4.33 करोड़, तो वहीं 2.12 लाख छात्र छात्राएं PhD कर रहे हैं एवं लगभग 16 लाख से शिक्षक कार्यरत हैं। इतनी विशाल शिक्षित आबादी के बीच यदि कार्बन न्यूट्रलिटी की परिकल्पना को गंभीरता से लिया जाए, तो निश्चित तौर पर इस
दिशा में काफ़ी सुखद परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। परंतु अभी भी एक संबंधित आंकड़ा यह दर्शाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या शिक्षा में संलग्न होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों में पर्यावरण संबंधी जवाबदेही एवं कार्बन न्यूट्रलिटी की परिकल्पना का उचित एवं व्यवहारिक जानकारी का अभाव है। लिहाजा तमाम शिक्षण संस्थानों को इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए सर्वप्रथम शिक्षण संस्थानों की अपने परिसर में कार्बन फुटप्रिंट यानी ग्रीन हाउस गैस की कुल मात्रा का समग्र आकलन करना होगा। और आप देखते हैं कि जो मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होता है, तत्पश्चात प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के उस स्रोतों की पहचान करके उसे कम करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भरता बढ़ानी होगी। इसके अलावा परिसर में उपलब्ध क्षेत्र में स्थानीय तौर पर कार्बन सिंक विकसित करने के प्रयास होने चाहिए। महानगरों में शिक्षण संस्थानों के परिसरों में विशेष रूप से ये आप देखते हैं कि पनप रही कंक्रीट संस्कृति को समाप्त करने हुए प्राकृतिक हरियाली को प्रोत्साहन एक तरह से आप देखते हैं करने की आवश्यकता है। साथ ही इस दिशा में छात्रों और शिक्षकों की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि छात्र शिक्षा हासिल करके जब विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के जाएं तो वे अपने कार्य क्षेत्र में भी कार्बन न्यूट्रलिटी को प्रोत्साहित करने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकें। और वस्तुतः विगत दशकों के दौरान तमाम सकारात्मक कार्यों के बावजूद औद्योगिकरण के बाद जिस प्रकार से पर्यावरण की अनदेखी करते हुए विकास को बढ़ावा दिया गया है और उससे उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव की भरपाई करने के लिए मिशन मोड में कार्य करने की आवश्यकता है। इस दिशा में सर्वप्रथम जन भागीदारी एवं जन जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में जलवायु परिवर्तन, ताप में वृद्धि जैसे विषय अभी भी जनमानस में चर्चा का विषय नहीं बन पाया है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, ताकि सामान्य जनमानस के बीच यह चर्चा का विषय बन सके और वे इसकी महत्ता को समझते हुए अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। दिल्ली मेट्रो मुख्यालय भवन की तर्ज पर राष्ट्र में विभिन्न संस्थाओं को कार्बन न्यूट्रलिटी के आयामों पर चिंतन मंथन एवं कार्य करने की आवश्यकता है। वहीं भारत के गांव एवं पंचायतों के स्तर पर अभी भी ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करने की प्रचुर संभावना है, जहां आने वाले वर्षों में अगर जन भागीदारी के साथ सकारात्मक तौर पर कार्य किया जाए तो भारत एक बहुत बड़ी कार्बन श्रृंखला के तौर पर उभर सकता है। और मैं कहता हूँ, देखिए, जो आम लोग हैं इन्हें भी आप देखिए जागरूक करना चाहिए। अब जैसे आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले देख लीजिए, पहले कहाँ कूलर पंखे की जरूरत पड़ती थी। आप देखते थे कि पेड़ों के नीचे काम चल जाता था उनका, आराम से उन्हें ठंडक रहती थी, वो दिन भर काम करते थे। वहीं आप देखते हैं कि पेड़ के नीचे खाना खाते थे और छाँव के नीचे, उन्हें गर्मी का एहसास नहीं होता था। अब गाँव में भी एसी की जरूरत पड़ने लगी है। पहले पानी की देखिए, हर जगह पानी आपको लगभग मिल ही जाता था, कम गहराई में जाकर पानी मिल जाता था। कुएं खोदते थे कम गहराई में कुआं, अब नीचे गहराई जाती जा रही कुओं की, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। तो ये सब बताना होगा उन्हें कि देखिए, हम लोग पेड़ काट रहे हैं, हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए ये भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरह से उन्हें भी जागरूक करना चाहिए। पिता के नाम पत्र, ये आप देखिए, घुटना स्पर्श, आजकल पिता डे था ना कुछ समय पहले, तो पिता ही पिता छाए रहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। अगर पढ़ना है, अब देखिए चुनाव हो चुके हैं, अपने अपने आंकड़े बताए जा रहे हैं, कौन किसे मंदिर का फायदा मिला, जाति का फायदा मिला, धर्म का फायदा मिला। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर, तो वहाँ जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें, ये दैनिक जागरण का जो संपादकीय पार्ट है उसकी कहानी खत्म होती है। ये आप देखिए, दैनिक जागरण के बाद जनसत्ता का एक आर्टिकल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसके बारे में भी हम लोग डेली बात कर ही लेते हैं। और देखिए, जहां तक मुझे समझ में आता रहा है और समझ में आता है कि आपका प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग हो या निबंध लिखने की बात हो या इंटरव्यू में, आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और तापमान, इनसे क्वेश्चंस हर हाल में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये कोई स्थानीय समस्या नहीं है, दुनिया की समस्या बन चुकी है और दुनिया इससे प्रभावित भी हो रहा है। तो इस पर एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। कुदरत के साथ बिगड़ता संतुलन, तो अब तो प्रकृति का बदलता स्वभाव सबको साफ समझ आने लगा है। हालांकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन यकीनन किससे कहानियां सी लगती है। जब गांव में खपरेल के कच्चे मकान होते थे, चारपाई पर घरों के बाहर गहरी और बेफिक्र नींद सोते थे, न मच्छर का डर, न बजबजाती नालियों की बदबू। और ये मैंने बताया था ना, हमारे गांव में इस तरह की व्यवस्था होती थी और वहाँ एसी, पंखा, कूलर ये कुछ होते ही नहीं थे। और आराम से आप देखिए पेड़ के नीचे या आप देखिए छत पर लोग सो जाते थे रात में और उनकी नींद अच्छी रहती थी।
अब आप नहीं सो सकते हैं, वहां भी एसी की जरूरत महसूस होने लगी। मगर 2-3 दशक में ही सब कुछ तेजी से बदल गया है। विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें, घरों की पतली सीमेंट की दीवारें और उनके इनके जल्द ठंडे या गर्म होने से कमरों के अंदर का हर दिन बदलता तापमान, तपते आंगन, तलवे जलाती कंक्रीट की सड़कें और घरों के सामने बजबजाती नालियां, भिन भिनाती मच्छर मक्खियां, इस प्रकार के विकास के नाम पर बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर में पहुंचकर हम इतराए, घबराए या सिर धुने। और आपको मालूम है, पहले गांव में मच्छर नहीं हुआ करते थे, अब वहां भी ये मच्छर पहुंच चुके हैं। मगर विडंबना यह है कि सारा कुछ जलवायु परिवर्तन के सिर पर मढ़कर बेफिक्री की चादर ओढ़े एसी कूलर और मच्छरदानी के अंदर कैद होकर भी नहीं समझ पा रहे हैं। प्रकृति जिस बदलाव को हमने देखा है वह किसकी देन है? संकट में कौन है? पृथ्वी, आसमान, पाताल, इंसान या सभी? पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है और इसका असर जलवायु पर कितने व्यापक तरीके से पड़ रहा है, सब सामने है। और हर वर्ष बदलता मौसम, जलवायु का बढ़ता स्तर, बर्फ का लगातार पिघलना, लू, भारी बारिश, आंधी तूफान, तड़े झंझा और दानावल, और जिसमें पहाड़ों के जंगल धधक उठते हैं और लगता है कि प्रकृति अपने रुद्र रूप में आ रही है। मगर हम यह क्यों नहीं विचारते कि ऐसा क्यों है? आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि तपिश, जैसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, पूरी तरह मानव जनित है। ये सब पॉइंट आप लोगों को लिखना होगा, समझ रहे हैं आप लोग? पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस ही गर्मी को रोकने वाली गैसों का एक प्रकृति प्रदत्त आवरण है और इसकी तुलना में उस कंबल से की जा सकती है जो पृथ्वी को उतना ही गर्म रखती है जितनी जरूरत है। मगर जब यही दूषित हो जाएगी तो संतुलन तो बिगड़ेगा ही। और ग्रीन हाउस गैसों के संतुलन का यह आवरण जितना आप देखते हैं कि डगमगाएगा और या फिर दूषित होगा, ग्लेशियर भी उतने ही पिघलते जाएंगे, जो अब अक्सर दिखने भी लगा है। और जिस तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है वैसा पहले नहीं था। आज तो साफ साफ दिखने लगा है कि इससे हमारे भोजन पानी तक की पूरी व्यवस्था प्रभावित है। कृषि पर जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पड़ रहा है। शहर के आप देखते हैं कि चंद्र हफ्तों के लिए गैस चैम्बर में बदल जाते हैं और हमारी यह प्रवृत्ति पारिस्थितिकी तंत्र के साथ हमारी मानव प्रणालियों के पतन का कारण भी बनेगी। लेकिन हम हैं कि निश्चिंत बैठे हैं। ऐसा कब तक चलेगा और क्यों चले? हम अपनी भावी पीढ़ी के साथ भी ये अपराध कर रहे हैं और जन्मे आजन्मे और गर्भस्थ संतानों को तो पता भी नहीं है कि वह हमारे प्रकृति विरुद्ध अपराध के वातावरण में इस धरती पर हैं या फिर होंगे या फिर बेकसूर होकर भी भुगतेंगे। केवल मानव नहीं, जानवर भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका क्या कसूर है? और उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, फिर भी सजा भुगत रहे हैं। और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पर रहने वाले ध्रुवीय भालू अब बर्फ पिघलने के कारण जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऐसी ही अनेक पशु पक्षी वनस्पतियां संघर्ष कर रहे हैं और जो अलग अलग परिस्थिति के तंत्र में अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं और सभी का संतुलन बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। और तापमान और नमी में लगातार बदलाव के कारण कुछ प्रजातियां रहने आप देखते हैं कि लिए नए स्थानों की तलाश में पलायन कर रही हैं। तो कई के वंश भी नष्ट हो जाते हैं, कई बदले वातावरण में जिंदा नहीं रह पाते हैं और प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। और इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी जीव या फिर वनस्पति कहीं भी समायोजित हो जाए। अभी चंद हफ्तों पहले संयुक्त अरब अमीरात की चकाचौंध की बाढ़ में डूबते दुनिया ने देखा है। जब शहर दुबई जबरदस्त बारिश की चपेट में था तो इस रेगिस्तानी क्षेत्र में केवल 24 घंटे की लगातार बारिश ने ही लोगों को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी का मजा चखा दिया। और दरअसल यह बारिश कोई प्राकृतिक नहीं थी। ये आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उनका उदाहरण दे दिया करिएगा। अब आप इसका दे सकते हैं दुबई का। विशेषज्ञ कहते हैं कि क्लाउड सीडिंग का दुष्परिणाम है। तो कुछ जलवायु परिवर्तन के चलते बताते हैं, कारण कुछ भी हो लेकिन यह प्रकृति विरुद्ध कृत्य का ही नतीजा है। संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानी इलाके का पारिस्थितिक तंत्र बीते 20 वर्षों में काफी बिगड़ गया है। और यहाँ पर आप देखिए बहुतायात में रेत के भूरे टीले होते हैं और जहाँ बारिश का पानी जमा होता है तब बड़े बड़े रिहायशी और व्यावसायिक इमारतें बनाने के चक्कर में इन टीलों को खत्म किया जा रहा है और शहर में नए कृत्रिम हरित क्षेत्र बन रहे हैं। और जिसे आप देखिए रेगिस्तान का पारिस्थितिक तंत्र बुरी तरह गड़बड़ा गया है। प्रकृति के प्रकोप की भारत में भी न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, लगातार हो भी रही हैं। पूर्वोत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं
तो पश्चिम में लंबी तटरेखा से घिरे हमारे देश का लगभग पूरा भौगोलिक क्षेत्र किसी न किसी प्रकार के जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। और यह भी सच है कि 80% से अधिक लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो जलवायु परिवर्तन से उपजी आपदाओं से हर समय घिरे रहते हैं। बारिश का बदलता ढर्रा हो, बढ़ता तापमान हो, भूजल में गिरावट हो, तेज चक्रवात हो, पिघलते ग्लेशियर हो, समुद्र का बढ़ता दायरा हो, भविष्य में आजीविका के लिए बड़े संकट के रूप में मुंह बाय खड़ा है। यह न केवल हमारी खाद्यान्न व्यवस्था बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। आज भले शहर और गांवों की आबादी को अलग अलग देखा जाता है, लेकिन तथ्य यह भी है कि शहरी आबादी ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में सबसे ज्यादा है। आधुनिक कहे जाने वाले शहर और महानगरों की पोल पहली ही बारिश में खुल जाती है। लगता है कि यह सब अनियंत्रित तथाकथित विकास की देन है जो विनाश को निमंत्रण है। नदियों का रात दिन छलनी होता सीना, अनवरत जारी प्राकृतिक संपदाओं का उत्खनन बिना भूजल संरक्षण के, केवल जल दोहन, गिट्टी और मुरूम के टूटते पहाड़, जंगलों की बेखौफ कटाई, वाहनों कल कारखानों से निकलता जहरीला धुआं, पर्यावरण विरोधी गैसों का बेरोक-टोक उत्सर्जन घातक हो रहा है। मानवीय गतिविधियों से बिगड़ते जलवायु संतुलन और पारिस्थितिक तंत्र को तत्काल गंभीरता से लेना होगा और हर किसी को अपने अपने प्रयासों से ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा, वरना देर हो जाएगी। भविष्य के विनाश की पटकथा लिखकर विकास की झांकी सजाना कितना उचित है। बस गांव, शहर, जंगल, पहाड़ के वातावरण को महसूस कर, करीब से समझ जानकर जो ज्यादा अच्छा लगे उसे अपने घर आंगन में उतारने ही की हर एक की ईमानदारी कोशिश से ही पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक अच्छी पहल और भावी पीढ़ी के लिए वरदान हो सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई मेरे लिए सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए, देखिए, और थोड़ा दिमाग अच्छे से चलाइए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।